पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। बिहार चुनाव के नतीजों ने कई लोगों को चौंका दिया। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए ने सत्ता के हर संभव ताकत का इस्तेमाल करने के बाद चुनाव में भारी जीत हासिल की। चुनाव आयोग के मतदाता सूची के विवादास्पद विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर से लेकर चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद नीतीश कुमार द्वारा महिला मतदाताओं को खुलेआम अवैध तरीके से 10,000 रुपए ट्रांसफर करने तक, इस बीच विपक्ष वोट चोरी और प्रति परिवार एक सरकारी नौकरी जैसे अस्पष्ट वादों के नारों पर चुनाव लड़ रहा था। पिछले एक दशक के लगभग हर चुनाव की तरह यह मुकाबला किसी भी लिहाज से स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं था। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला, मैं हूं राशिद। तो आखिर क्या वजह है जिसके कारण बीजेपी जीती और ऐसी जीती कि लगता है कि कभी हारेगी ही नहीं। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में सत्ता खोने के कगार पर पहुंचने के बाद बीजेपी ने अपनी पसंदीदा रणनीति यानी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पर किसी भी तरह की निर्भरता को छोड़ दिया और इसके बजाय चुनावी जीत सुनिश्चित करने के लिए कठोर व्यवस्थापक हेरफेर की ओर रुख किया। यह 2024 के बाद के हर विधानसभा चुनाव हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र और दिल्ली में स्पष्ट था। उसने झारखंड को छोड़कर सभी चुनाव जीते, जो एक अकेला अपवाद है और जो आसानी से उसके कार्यकर्ताओं के व्हाट अबाउटरी यानी कि दूसरों पर उंगली उठाने की आदत को बनाए रखता है और जनता के सामने संस्थागत वैधता का भ्रम बनाए रखने में मदद करता है। इनमें से 3 राज्यों में विपक्ष की हार चुनावी सूचियों में हेरफेर के दस्तावेजों सबूतों के साथ मेल खाती है। ये एक ऐसा काम है जो चुनाव आयोग की सक्रिय मिलीभगत के बिना असंभव है। चुनाव आयोग का पक्षपातपूर्ण रवैया उस तरह से पूरी तरह से प्रदर्शित हुआ जिस तरह से उसने विपक्षी नेताओं के ज्ञापनों को खारिज कर दिया। ये पैटर्न बिहार में और भी सख्त हो गया। चुनाव आयोग द्वारा विवादास्पद एसआईआर द्वारा पर जोर देना, जिसे एक अपारदर्शी कार्यप्रणाली और स्पष्ट रूप से पक्षपातपूर्ण इरादे से अंजाम दिया गया, इस बात में कोई संदेह नहीं छोड़ता कि बीजेपी ने एक भी वोट डाले जाने से बहुत पहले ही परिणाम लिखने का इरादा कर लिया था। एक स्कूली बच्चा भी समझता है कि अगर रेफरी ही दुश्मन बन जाए तो मैच नहीं जीता जा सकता। इसे विपक्ष को यह समझने के लिए झकझोर देना चाहिए था कि एक समान राजनीतिक प्रतिक्रिया की जरूरत है, जिसमें उस चुनाव का बहिष्कार करने का विकल्प भी शामिल है, जिसकी ईमानदारी पहले ही खत्म कर दी गई थी। इसलिए बिहार का कोई रहस्यमयी राजनीतिक आश्चर्य नहीं था। यह उस प्रक्रिया का स्वाभाविक परिणाम था जो सबके सामने घटित हो रही थी। फिर भी विपक्ष और टिप्पणीकारों ने ऐसा व्यवहार किया जैसे कुछ भी मौलिक नहीं बदला हो। उनके आचरण ने मतदाताओं को यह विश्वास दिलाया कि मुकाबला अभी भी खुला है, संस्थाएं तटस्थ हैं और चुनावी लोकतंत्र की परिचित लय अभी भी लागू होती है। ये भोलापन नहीं था, ये जिम्मेदारी से मुंह मोड़ना था, एक ढांचागत रूप से धांधली वाले मुकाबले को हमेशा की तरह मानने पर जोर देकर, जिन्होंने इसे पवित्र बनाने में मदद की। अब कुछ पॉइंट्स से समझते हैं कि बीजेपी ने कैसे चुनाव को एक तरफा करने की शुरुआत की। वित्तीय इंजीनियरिंग और चुनावी बॉन्ड। सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन 2017-18 में चुनावी बॉन्ड की शुरुआत के साथ आया। पारदर्शिता सुधार के रूप में प्रचारित इस योजना ने अपारदर्शिता को संस्थागत बना दिया और राजनीतिक वित्त पोषण को निर्णायक रूप से सत्ताधारी दल की ओर झुका दिया। कॉर्पोरेट दानदाता जो लाइसेंस, मंजूरी और सरकारी अनुबंधों पर निर्भर हैं, गुमनाम रूप से दान दे सकते थे, जिससे लेन देन की व्यवस्था को सार्वजनिक जांच से प्रभावी ढंग से बचाया जा सके। नौकरशाही और प्रशासनिक नियंत्रण का केंद्रीकरण। सत्ता में आने के बाद बीजेपी ने प्रशासनिक तंत्र नया आकार देने के लिए तेजी से कदम उठाए। मोदी के गुजरात शासन के नौकरशाहों को दिल्ली भर में प्रमुख पदों पर रखा गया, जिससे दीर्घकालिक वफादारी सुनिश्चित हुई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस से जुड़े लोगों को विश्वविद्यालयों, नियामक निकायों, सांस्कृतिक संस्थानों और अनुसंधान परिषदों ने स्थापित किया गया। जांच एजेंसियों का हथियार के तौर पर इस्तेमाल। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी, सीबीआई, आयकर विभाग और राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए को राजनीतिक अनुशासन के उपकरणों के रूप में तैनात किया गया है। विपक्षी नेताओं के खिलाफ ईडी के मामलों में विस्फोट, जिनमें से
90% से ज्यादा प्रतिद्वंदी दलों के हैं, अपने आप में बहुत कुछ कहता है। जांच बिना किसी दोष सिद्धि के वर्षों तक चलती है, प्रक्रिया ही सजा है। छापे चुनाव गठबंधन बनाने के प्रयासों और आंतरिक पार्टी संकटों के साथ मेल खाते हैं। ये सर्वव्यापी खतरा विपक्षी दलों को पंगु बना देता है, नेताओं को की चुप्पी समझौता या दल बदल के लिए मजबूर करता है। डिजिटल प्रचार और मीडिया पर कब्जा। भारत में किसी भी पार्टी ने डिजिटल क्षेत्र का इतना आक्रामक इस्तेमाल नहीं किया है जितना बीजेपी ने किया है। इसका आईटी सेल एक पेशेवर डेटा संचालित प्रभाव तंत्र के रूप में काम करता है, जो सहमति गढ़ने, आक्रोश को निर्देशित करने और बड़े पैमाने पर विरोधियों को बदनाम करने में सक्षम है। मुख्य धारा का मीडिया, जो तेजी से कॉर्पोरेट स्वामित्व वाला और सरकारी विज्ञापनों पर निर्भर है, वो भी इसका अनुसरण करता है। असहमति की आवाजों को हाशिए पर डाल दिया जाता है, खोजी पत्रकारिता का गला घोंट दिया जाता है और सार्वजनिक बहस सत्ताधारी दल के नैरेटिव से भर जाती है। धारणा पर नियंत्रण उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है जितना संस्थाओं पर नियंत्रण। हिंदुत्व की वैचारिक पकड़ को मजबूत करना। बीजेपी ने सफलतापूर्वक अपने सामाजिक आधार को उच्च जाति के समर्थन से आगे बढ़ाया है और ओबीसी, दलितों और आदिवासियों के बीच गहरी पैठ बनाई है। ये पुनर्संरक्षण, धार्मिक राष्ट्रवाद, लक्षित कल्याणकारी योजनाओं और मोदी को एक वंचित वर्ग के नेता के रूप में पेश करने के मिश्रण के माध्यम से हासिल किया गया। साथ ही सांस्कृतिक संस्थानों, स्कूल पाठ्यक्रम, विरासत की राजनीति और धार्मिक प्रतीकों में निवेश ये सुनिश्चित करता है कि हिंदुत्व सामाजिक ताने बाने में समा जाए। चुनावी चक्र आते जाते रहते हैं, लेकिन वैचारिक सामान्यीकरण बना रहता है। हिंदुत्व का सामना करने में विफलता। विपक्ष की सबसे गंभीर विफलता वैचारिक है। एक स्पष्ट संवैधानिक प्रतिदृष्टि की पेशकश करने के बजाय विपक्षी दलों ने नरम हिंदुत्व का रुख अपनाया है। इसमें केवल बीजेपी के मैदान को वैध बनाया। बहुसंख्यकवाद का सीधे सामना करने से इंकार करते हुए उन्होंने वैचारिक युद्ध क्षेत्र खाली कर दिया है। संगठनात्मक खोखलापन। बीजेपी आरएसएस का गठजोड़ एक अनुशासित कैडर आधारित मशीन है। इससे विपरीत कांग्रेस संगठनात्मक रूप से खोखली है, जो कुछ नेताओं और चुनाव के समय ही अभियानों पर निर्भर है। क्षेत्रीय दल परिवार केंद्रित बने हुए हैं और उसमें वैचारिक आधार की कमी है। जमीनी स्तर पर कोई उपस्थिति न होने के कारण विपक्ष बूथ स्तर की लड़ाई शुरू होने से पहले ही हार जाता है। नैरेटिव पर प्रभुत्व का मुकाबला करने में असमर्थता। विपक्ष का संचार अव्यावसायिक है। कोई समन्वित डिजिटल उपस्थिति नहीं है, कोई डेटा संचालित रणनीति नहीं है, कोई एकीकृत संदेश नहीं है। मीडिया के पूर्वाग्रह के बारे में शिकायतें खोखली लगती हैं जब वे वैकल्पिक मीडिया, पारिस्थितिक तंत्र या स्थायी संचार बुनियादी ढांचे में निवेश करने में विफल रहते हैं। राहुल गांधी ने निश्चित रूप से एक लंबा सफर तय किया है। अपना जनेऊ और भगवा वस्त्र दिखाकर खुद को एक हिंदू भक्त के रूप में प्रस्तुत करने के दिनों से लेकर अब खुद को जनता के आदमी के रूप में पेश करने तक, लेकिन उनकी राजनीतिक प्रवृत्ति अभी भी मोदी के साथ व्यक्तिगत मुकाबले पर एक गलत निर्भरता को दर्शाती है। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी राजनीतिक कला आरएसएस स्कूल में गढ़ी गई है। यदि राहुल गांधी ने कमजोरियों का एक ईमानदार विश्लेषण किया होता तो उन्होंने इस दृष्टिकोण की निर्भरता को देख लिया होता। उनका असली काम कांग्रेस संगठन को उसकी कमजोर स्थिति से फिर से बनाना और विपक्षी दलों के बीच स्थायी एकता बनाना है। दोनों मोर्चों पर उनकी विफलता ने देश को भारी कीमत चुकाई है। एक व्यवस्थागत संकट और नींद में चलता विपक्ष। बीजेपी का राजनीतिक प्रभुत्व रहस्यमय नहीं है। ये एक दशक लंबी संस्थागत, वैचारिक, वित्तीय और संगठनात्मक मजबूती की परियोजना का उत्पाद है। जो आश्चर्यजनक है वह है कि विपक्ष का राजनीति को चुनाव, नारे और गठबंधनों से परे फिर से सोचने से इंकार करना। वे ये पहचानने में विफल रहे हैं कि वे एक केंद्रीकृत, दमनकारी, डेटा संचालित, वित्तीय रूप से बेजोड़ राजनीतिक मशीन का सामना कर रहे हैं, जिसे एक विशाल वैचारिक नेटवर्क का समर्थन प्राप्त है। भारत स्थायी तानाशाही शासन की ओर बढ़ रहा है। फिर भी विपक्ष आधे अधूरे गठबंधनों, अदालती याचिकाओं और मीडिया साउंड बाइट्स के साथ प्रतिक्रिया करता है।
इस बीच राजनीतिक टिप्पणीकार उन घिसे पिटे जुमलों को दोहराते हैं जो संकट को उजागर करने के बजाय अस्पष्ट करते हैं। बीजेपी एक प्रभुत्व न केवल अपनी रणनीति के कारण बना हुआ है, बल्कि इसलिए भी कि विपक्ष ने राजनीति को एक ज्ञान, वैचारिक और संगठनात्मक परियोजना के रूप में त्याग दिया है। जब तक वे इसे वास्तविकता का सामना नहीं करते, बिहार जैसी हार जारी रहेगी। पहले से बताई गई, टाली जा सकने वाली और फिर भी अपरिहार्य। पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो पर आप भी अपनी राय कमेंट कर हमें दे सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पॉलिटिक्स वाला को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।